पहली बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के बाद 20 दिनों में पीएम मोदी मध्य प्रदेश के 5वें दौरे पर हैं, जहां वे तीसरे चरण की 4 सीटें भोपाल, सागर, बैतूल और मुरैना में प्रचार कर रहे हैं और राजधानी भोपाल में 1.2 किलोमीटर लंबा रोड शो कर रहे हैं। जहां मध्य प्रदेश में भोपाल में भाजपा खुद को मजबूत स्थिति में मानती है, लेकिन अब तक यहां चुनाव का माहौल नहीं बना है। पार्टी को यहां मतदान प्रतिशत बढ़ाने की चिंता है। रोड शो से चुनाव प्रचार में गर्माहट आएगी और राजधानी होने के कारण यहां से पूरे प्रदेश में एक संदेश जा सकता है। भोपाल के मालवीय नगर तिराहे से पीएम का रोड शो शुरू होगा और प्रधानमंत्री शाम 7 बजे भोपाल स्टेट हैंगर पहुंचेंगे। वहीं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि पीएम मोदी एक बार फिर मध्य प्रदेश आने वाले हैं और भोपाल में उनका भव्य रोड शो होगा। एक बार फिर मध्य प्रदेश की धरती पर थोड़ी देर बाद उतरने वाले हैं। मेरी अपनी ओर से प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की ओर से उनका हृदय से स्वागत है। उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास के लिए जिस प्रकार से काम किया है, मैं उनका हृदय से आभारी भी हूँ। आज सागर से चुनावी संक्रांत करते हुए सागर, हरदा और सायंकाल आज रात को भोपाल के अंदर ऐतिहासिक रोड शो होगा। मैं आप सबके माध्यम से अपील करना चाहता हूं, ये दौर वर्तमान के चुनाव का सर्वाधिक महत्व का दौर है। ऐसे समय में जब भाजपा में और खासकर पूरे देश में मोदीमय वातावरण बना हुआ है, तो ऐसे में हम सबका निश्चित रूप से आने वाला कल भविष्य सुरक्षित करने के लिए, देश को सशक्त सरकार देने के लिए, मध्य प्रदेश को आगे विकास की नई राह पकड़ने के लिए मेरी अपनी ओर से आप सब भाजपा के पक्ष में मतदान करें। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए सत्यम शर्मा सहयोगी भोपाल से जुड़े हुए हैं। सत्यम, 20 दिनों में मध्य प्रदेश में 5वीं बार प्रधानमंत्री, क्या कुछ कहेंगे, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए 5 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश में ऑलरेडी दौरा हो चुका है। जबलपुर की बात करें तो वहां भी एक विशाल रोड शो हुआ था। अब भोपाल में रोड शो है, ये दूसरा रोड शो है मध्य प्रदेश में। वही 5वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। चाहे नर्मदापुरम की बात करें, पिपरिया में आए थे, वो विशाल जनसभा को संबोधित किया था उन्होंने। बालाघाट की बात करें तो वहां भी विशाल जनसभा को संबोधित किया था। आज सुबह सागर गए थे और सागर के बाद बैतूल के हरदा जो सीट है वहां पर वो विधानसभा जो है उसको संबोधित करते हुए, विशाल सभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। आज देखिए शाम 6:55 पर वो हेलीपैड पर उतरेंगे। उसके बाद 7:20 से जो है रोड शो शुरू होगा। जो एयरटेल ऑफिस है मालवीय नगर का, वहां से रोड शो शुरू होगा और ये नानके पेट्रोल पंप तक चलेगा। पहले करीब 1.5 किलोमीटर का रोड शो था, जिसको काटकर 300 मीटर घटा दिया गया। लगभग 1.25 किलोमीटर का रोड शो, मतलब 1.25 किलोमीटर का रोड शो ये रखा गया। इस दौरान 150 मंच लगाए गए। 150 मंच से स्वागत करते हुए बीजेपी के जो कार्यकर्ता है और जो जनता है वो नजर आएगी। इससे पहले देखिए कमल का फूल लेकर के वो लगातार जो रथ है उससे आगे बढ़ेंगे और रोड शो के दौरान भव्य स्वागत की तैयारी बीजेपी निकल ली है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के बीच रोड शो होगा। 3 लेयर की सुरक्षा रहेगी और इसके साथ साथ देखिए 5500 जवान और 25 एसपी जो ये इस सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए। इससे पहले ही पुलिस प्रशासन ने लगातार व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। 3 बजे के बाद जो रूट है वो यहाँ का डाइवर्ट कर दिया जाएगा और 5 बजे तक जो ऑफिसियल है जिनको अथॉराइज किया गया है उनकी एंट्री दी जाएगी। 5 बजे के बाद एंट्री बंद हो जाएगी। वही देखिए 7 बजे जब 7:20 पर इनका रोड शो शुरू होगा, वो 1 घंटे का करीब रोड शो रहेगा। 8:20 तक रोड शो चलेगा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कमल का फूल लेकर लोगों से संवाद करते या कहे तो अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आएंगे और जो कार्यकर्ता है, जो जनता है, उनका अभिवादन। तभी देखिए लगातार मैंने सुबह भी तस्वीरें जो दिखाई थी आपको, जो रोड शो की तस्वीरें हैं वो लगातार प्रधानमंत्री के मोदी के आगमन में सजा दी गई है। इसके साथ विशेष वहां पर आदिवासी समुदाय की जो झांकियां हैं उनको सजाया। सत्यम, बहुत धन्यवाद आपका अहम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं।
दूसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश से ही है, जहां मध्य प्रदेश दौरे के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सागर के बड़तूमा में सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के समय में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। मध्य प्रदेश में विकास तभी आया जब कांग्रेस गई और भाजपा आई। उन्होंने कहा कि विकास तब होता है जब सही नीतियां हो, सही विजन हो। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सागर में एक बार फिर धर्म के आधार पर आरक्षण का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अल्पसंख्यकों की सभी जातियों को ओबीसी में डालकर पिछड़ा वर्ग और एससी एसटी से उनका हक छीनने का काम किया है। वहीं विपक्ष के 400 पार के सवाल पर प्रधानमंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि विभिन्न राज्यों में कांग्रेस और विपक्ष के हथकंडों को समाप्त करने के लिए मोदी को आपका साथ चाहिए। है कि एससी, एसटी, ओबीसी का 15% कोटा काट दिया जाए और फिर धर्म के आधार पर आरक्षण लागू हो। पिछली बार कर्नाटका में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसने धर्म के आधार पर रिजर्वेशन दिया था। जब बीजेपी सरकार में आई तो हमने बाबा साहब के प्रति समर्पण भाव से भारत के संविधान की पवित्रता का सम्मान करते हुए हमने फैसला लिया कि कांग्रेस जो धर्म के आधार पर आरक्षण करके गई है उसको हम एक दिन रहने नहीं देंगे और हमने उसको खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए सत्यम शर्मा जुड़े हुए हैं। सत्यम, मध्य प्रदेश में विकास तभी आया जब कांग्रेस गई, भाजपा आई। कितनी सही बात और विपक्ष पर कितना बड़ा आघात? देखिए, जो नरेंद्र मोदी का सागर में दौरा है और मोदी का जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आए हैं, तो इससे कहीं न कहीं आरक्षण अब राजनीति का रूप ले गई है और मेन मुद्दा आरक्षण बनता जा रहा है। लेकिन कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की बात की है, कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस की सरकार 2013 में आई थी और 2013 में जब आरक्षण दिया गया तो अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया गया, जिसमें संविधान को तोड़ने और मरोड़ने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। उन्होंने कहा जब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने अल्पसंख्यकों के आरक्षण को हटा दिया था और आदेश किया जाता है। ऐसी एक एग्जाम्पल उन्होंने आंध्र प्रदेश का भी दिया था जहां वो धर्म के आधार पर आरक्षण दिया गया था। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जो ओबीसी को आरक्षण मिलता है उसमें कहीं न कहीं अल्प समुदायों को जोड़कर उस आरक्षण को समुदायों के साथ ओबीसी वर्ग उसको एडजस्ट किया जा रहा है, इसको वो होने नहीं देंगे। कुल मिलाकर के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सागर में दौरा था, देखिए सागर में इसलिए इस तरह के आरक्षण की बात की जा रही है क्योंकि जो सागर है वहाँ ओबीसी की जनसंख्या निर्णायक भूमिका निभाती है। हालांकि जैन समुदाय भी बड़ी संख्या में यहाँ पर है, लेकिन जो ओबीसी समुदाय है वहां पर जो निर्णायक भूमिका है चुनाव में वो निभाती है। और लता वानखेड़े जो है कुर्मी समाज से आके ओबीसी अगर एकजुट हो गया तो कहीं न कहीं लता वानखेड़े का चुनाव निकल जाएगा। इससे पहले भी देखिए राज बहादुर सिंह 3.5 लाख मतों से वहां से जीते थे और शंकर लाल खटीक जब 1996 में पहली बार यहाँ से उन्होंने चुनावी मैदान में उतरे थे और बीजेपी की तरफ से जीत हासिल की थी। इससे पहले कांग्रेस राज हुआ करता था। हालांकि बीच में 91 में एक बार बीजेपी की सरकार फिर से आई थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस ने वापसी की और कांग्रेस की वापसी के बाद 1996 के बाद अब तक वहां पर बीजेपी का करीब 7 बार से वहां पर बीजेपी की सांसद रहे हैं और बड़े मतों से सागर में जीत हासिल करते आए हैं। लेकिन अब जो जिस तरह से राजनीति की जा रही है उसमें आरक्षण का एक मुद्दा जरूर उठ पड़ा है और आरक्षण के कारण जो ओबीसी समुदाय है और ओबीसी समुदाय में जिस तरह से कांग्रेस ने कहा है अपने मैनिफेस्टो में भी उनकी जो आरक्षण की बातें कही गई है उसको लेकर के साफ तौर पर निशाना साधते आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अल्पसंख्यक और जो ओबीसी समुदाय दोनों को जोड़ने की बात की जा रही है कि दोनों को जोड़कर आरक्षण ओबीसी समुदाय का आरक्षण कम किया जा रहा है, उस पर लगातार निशाना साधते हैं और ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि वो आरक्षण को इस तरह से लागू नहीं करने देंगे कि अल्पसंख्यकों को भी जोड़ा जाए। और जिसका एग्जाम्पल उन्होंने कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का दिया है। तो कुल मिलाकर अब राजनीति जो मध्य प्रदेश में तीसरे चरण के चुनाव के लिए लगातार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे हैं वो शुरू हो गए हैं और लता वानखेड़े के बड़ी संख्या में लोग वहां पर इकट्ठे हुए लता वानखेड़े के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट की अपील भी की है। सत्यम, प्रधानमंत्री ने विपक्ष के 400 पार वाले बयान का जवाब देते हुए एक तरह से कहा कि
विपक्ष के हथकंडों को समाप्त करने के लिए 400 पार के लिए मोदी को आपका साथ चाहिए। प्रधानमंत्री के बयान के क्या मायने? देखिए अनुवाद जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 पार का आंकड़ा दिया है, अगर संविधान की बात करें तो अगर आपके पास 404 सीटें हैं, राज्यसभा और लोकसभा की सीटें हैं, तो आप संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं। उसके लिए बीजेपी को 400 सीटें लाना जरूरी होता है। 404 सीट का आंकड़ा रहता है, जिसके बाद अगर लोकसभा में राज्यसभा में सीट पास भी नहीं होती है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की सीटें अगर मिला ली जाए तो अगर 404 का अगर 2/3 जैसे बहुमत से किसी संविधान को चेंज करना होता है तो उसमें कहा जाता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ये आरक्षण की नीति और अल्पसंख्यकों को गवर्नमेंट करने की नीति बनाई, उसके लिए 400 पार की बात कही गई है। और 400 पार का आंकड़ा जो लेकर बीजेपी चल रही है, उसके लिए अपील की गई है कि विकसित 2047 से विकसित राष्ट्र बनाना है, 2047 से विकसित मध्य प्रदेश बनाने की बात कही है। तो उसके लिए 400 पार का आंकड़ा चाहिए और कुछ संविधान में जैसे बड़े संशोधन करने होते हैं तो उसके लिए 404 सीटें होना जरूरी होता है। 404 सीटें प्लस राज्यसभा की सीटें जब मिल जाती है तो किसी भी संविधान में किसी भी तरह से परिवर्तित किया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा से कोई भी जो बिल आता है वो पारित नहीं हो पाता है। तो ऐसे में लोकसभा की सीटें अगर बढ़ी रहेगी तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त है उसमें कहीं ना कहीं 404 और 2/3 का जो बहुमत होता है वो पारित होता है और संविधान में बदलाव किया जा सकता है, या फिर कोई भी अनिश्चित है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव लाना है उसको किया जा सकता है। हालांकि ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, लेकिन उससे पहले 404 का जो आंकड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे हैं तो साफ तौर पर संविधान में कुछ नए चीजें जोड़ी जाएंगी या अच्छी चीजें जोड़ी जाएंगी, कुछ खराब चीजें हटाने की भी बात कही जा रही है, जिनको लेकर बीजेपी लगातार मुखर्जी जिस तरह से 370 धारा को हटाया गया और राम मंदिर निर्माण की बात कही गई, उसी तरह से सेम अब 400 पार का नारा दिया जा रहा है। और 400 पार के नारे के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी ऐसी स्ट्रॉन्ग स्थिति में पहुंच जाएगी कि कांग्रेस या अन्य पार्टियां इस पर कोई भी सवाल खड़े नहीं कर पाएंगी। बिल्कुल सत्यम, जितना ज्यादा बहुमत उतना कड़े फैसले लेने में आसानी होगी और विकास भी कहीं ना कहीं उतनी ही तेजी से हो पाएगा। सत्यम, बहुत धन्यवाद आपका अहम जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए केरल के अलाप्पुझा में जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस और कम्युनिस्ट ने राज्य में आतंकियों को पनाह दे रखी है और माइनॉरिटी के वोट बैंक के लालच में इन्हें पीएफआई का समर्थन करने के लिए मजबूर कर दिया गया है। वहीं अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों का दुनिया से अस्तित्व खत्म हो रहा है और केरल के कोने कोने से यहां की संस्कृति और विरासत दोनों के संरक्षण के लिए नरेंद्र मोदी को वोट देने की आवाज आ रही है। पूरा केरल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। सारे सर्वे बता रहे हैं कि पूरा केरल नरेंद्र मोदी जी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। എല്ലാ സർവേകളും പറയുന്നു ഈ കേരളം മുഴുവൻ നരേന്ദ്രമോദിയോട് ഒപ്പം ചേർന്ന് മുന്നേറാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പറയുന്നു। केरल के किसान और केरल के मछुआरा भाई भी नरेंद्र मोदी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। കേരളത്തിലെ കർഷകരും അതുപോലെ തന്നെ മത്സ്യപ്രവർത്തകരും നരേന്ദ്രമോദിയോടൊപ്പം മുന്നേറുവാൻ തയ്യാറാണ്। भाई और बहनों, केरल के कोने कोने से केरल की संस्कृति और केरल की विरासत दोनों के संरक्षण के लिए नरेंद्र मोदी को वोट देने की आवाज आ रही है। सारे सर्वे बता रहे हैं कि पूरा केरल। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए दिनेश सिंह राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, अमित शाह ने केरल में कम्युनिस्ट और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है, आरोप लगाया है कि आतंकियों को संरक्षण दिया जा रहा है। कितना दावे में कितना दम है? नमस्कार अभिनय जी। देखिए, ऐसा कि इन्होंने जो बोला तो कोई गलत नहीं बोला इतना, जो गृह मंत्री अमित शाह जी ने, क्योंकि देखिए थोड़े दिन पहले से कि इनके सहयोगी दल जो है वाम दलों के सहयोगी दल जैसे कांग्रेस है, वहां पर कांग्रेस और उनका अलायंस है उधर केरल में, तो देखिए थोड़े दिन पहले जैसे कि मतलब अभी रिसेंटली की बात है, मतलब ज्यादा कोई पुरानी बात नहीं है, तो उसमें देखिए ये हुआ था कि जैसे कि पहले जैसे कि इनके जो मुख्यमंत्री विजयन जी जो है, तो उन्होंने स्पष्ट जो है
वो राहुल गांधी को नॉन शेयरों से ये बता दें कि जो इंपॉर्टेंट जो की डेट्स होते हैं उस पर गायब रहते हैं। तो उसके बाद में उसी के जवाब में जैसे कि उसके बाद जैसे कि जो इनके एक शीर्ष नेता थे, वरिष्ठ नेता थे कांग्रेस के, सतीशन मेरे ख्याल से, तो उन्होंने जवाब दिया था कि उसका अगर कि वाम दल जो है वो मतलब जैसे कि जो आतंकवादी संगठन उनके साथ मिले हुए हैं और ये तो एक तरह से बम बनाने में माहिर हैं। और एक समय कुन्नूर मेरे ख्याल से कुछ समय पहले एक बम विस्फोट हुआ था जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। तो उससे भी उनको मतलब जो है जो कांग्रेस है उसने उनको जो वाम दल है उनको उससे जोड़ दिया था। तो इस तरह की देखेंगे जैसे कि आपस में जैसे कि जो अलायंस पार्टनर्स हैं, जैसे वो जो वाम दल हो गए और जो कांग्रेस हो गई, तो दोनों आपस में एक तरह से मान के चलेंगे एक दूसरे पर चीटाकशी जो है वो करते हुए नजर आता है। दूसरा देखिए पीएफआई के साथ जैसे कि इनका जो अलायंस की बात, जैसे अलायंस की बात नहीं बोल रहा मैं, एक तरह से मतलब जो उनको जो सपोर्ट दिया एक तरह से अभी, तो वो एक तरह से बहुत नेगेटिव जा रहा है क्योंकि पीएफआई एक तरह से बैंड मतलब जो है वो आउटफिट है काफी जगह पे। तो उसी को लेकर के जनता के बीच में जो है वो बड़ा नेगेटिव मैसेज जा रहा था। उसी को लेकर के एक तरह से ये देखा जा रहा है कि ठीक है जैसे कि माइनॉरिटीज को खुश करने के लिए और कांग्रेस ने एक तरह से किसी भी रास्ते पे जाना शुरू कर दिया, तो उसी को लेकर के बहुत नेगेटिव इनका असर जाएगा और बहुत लंबा इनका असर मेरे ख्याल से जो है इसमें जो अगर जाएगा तो उसमें मान के चले कि मतलब जैसे कि मतलब वहां पे जो मुस्लिम जो वोटर्स हैं उन पे हो सकता है कुछ असर पड़े या माइनॉरिटी वोटर्स है उनको कुछ फर्क पड़े, अलग बात है। लेकिन वो भी जो उसमें जो समझदार जो प्रबुद्ध वर्ग के जो लोग हैं वो शायद इस चीज को पसंद ना करें। तो इसी को लेकर अभिनय जी अपने एक तरह से अमित शाह जो है उन्होंने एक तरह से इसी को लेकर टिप्पणी की और वो काफी हद तक वो ठीक भी है क्योंकि कांग्रेस को कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हाँ, राहुल गांधी बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, तो उसका देखिए उनको लाभ जरूर मिल सकता है और पिछली बार काफी अंतर जो है उससे वो जीते थे तो उसका लाभ मिल सकता है। लेकिन अभी जैसे कि उस तरीके से करके जैसे कि मतलब जो सीएम विजयन है तो उन्होंने किस नाते से क्या बोला कि उन्होंने बोला कि अमेठी से और भगोड़े होकर के आए हैं यहाँ पर, अपनी सीट को छोड़ करके यहाँ पर आए और इनको कहीं और जगह देखनी चाहिए थी और उसी तरीके से सामने ने अपना कैंडिडेट फील्ड कर दिया। तो सभी चीजों को अगर देखे रहे तो कहीं ना कहीं नुकसान तो इनको पहुंचाएगा, कितना पहुंचेगा ये आगे देखने को मिलेगा। जी बहुत धन्यवाद दिनेश जी आपका अहम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रुक करते हैं, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष और विपक्षी नेताओं को लेकर हमेशा मुखर रहते हैं। जहां उन्होंने राजधानी लखनऊ में मीडिया से रूबरू होते हुए कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधा है। उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर कहा कि कांग्रेस और इंडी की मंशा अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों पर डकैती डालना है, इसीलिए वह सरकार में आना चाहते हैं और जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। वहीं सीएम ने कहा कि कांग्रेस की मंशा हमेशा सत्ता प्राप्त करने की रही है और वे देश की कीमत पर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत राव उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। प्रशांत, जातीय जनगणना को लेकर एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ ने इंडी गठबंधन और कांग्रेस पर निशाना साधा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल अभिनय, जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित, कांग्रेस के साथ एनडी गठबंधन में जो शामिल दल हैं उनके ऊपर बड़ा हमला बोला है। इंडिया गठबंधन में शामिल जो दल हैं उनके सलाह पर जिस तरीके से यहाँ मैनिफेस्टो बनवाया गया है और कांग्रेस ने उस मैनिफेस्टो को लॉन्च किया है, उसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुखर सवाल भी किए और इसके साथ ही बड़े निशाने भी साधे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस ने सबसे पहले कहा कि देश में जो आबादी है उसका सर्वे कराया जाएगा, जाति जनगणना कराई जाएगी और उसके साथ ही आर्थिक जनगणना भी यहाँ कराई जाएगी, यानी कि जो संपत्ति आपकी है उसकी जनगणना कराने के बाद कांग्रेस का क्या करेगी, वह एक धन विशेष के लोगों को दूसरी कड़म में लेते हुए उन्हें उस संपत्ति को बांटने का काम करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस दौरान वो कांग्रेस पर ज्यादा हमले उन्होंने बोले। अगर उन्होंने जातीय जनगणना की मांग की बात कही हो तो उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट या फिर सच्चर कमेस्ट्री की रिपोर्ट हो, उसमें साफ दिखाया गया किस तरीके से कांग्रेस ने अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और इसके साथ ही और के लोगों का हक मारा है, उसमें किस तरीके से घुटपैठ की है। यह भी कहा कि इस तरीके से कांग्रेस ने इन जातियों के हक पे सबसे बड़ी डकैती डाली है, इनके जातियों में जिस तरीके से घुसपैठ करते हैं उनको सबसे बड़ा नुकसान दिया है। कांग्रेस 65 साल यहाँ सरकार में रही है लेकिन इन्होंने SC, ST और OBC को न्याय नहीं दिया है, बल्कि इनके अधिकारों का हनन करते हुए इसमें घुसपैठ करने का काम किया है। चाहे रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट हो, उस पर जिस तरीके से कांग्रेस ने कुठाराघात किया है और उस पर सही ढंग से उन्होंने काम नहीं किया। वहीं देश की संपत्ति को लेकर जिस तरीके से कहा गया है कि उस संपत्ति का यहाँ पर सर्वे कराया जाएगा, फिर यहाँ एक धर्म विशेष के लोगों के बीच में उस संपत्ति को यहाँ पर बांटा जाएगा,
यह सबसे बड़ा कांग्रेस का तुष्टीकरण है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की तमाम मानसिकताओं को लेकर भी यहाँ हमला बोला है, जिसमें खासकर जाति जनगणना हो या फिर ये संपत्ति सर्वे हो, इसके साथ ही कांग्रेस के शासनकाल में किए गए कार्य हो, इनको लेकर एक एक करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला। बाद में जो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात कही है कि कांग्रेस यदि सरकार में आती है तो यहाँ सबसे ज्यादा जो आतंकी घटनाएं होंगी, क्योंकि ये आतंकवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं और इसीलिए कांग्रेस एन केन प्रकार किसी भी तरीके से सत्ता में आना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस को एक भी गया वोट वो गलत दिशा में मोड़ सकता है, देश को आतंकवाद की तरफ ले जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला वोट देश की सीमा पर भी आतंकवादी को कोई भी आतंकवादी देश में प्रवेश नहीं कर पाएगा, कोई भी इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी, जाति हिंसाएं नहीं होंगी, सभी को विकास मिलेगा। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता के साथ ही देश की जनता से अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें और गलत दिशा में जाने वाला वोट भविष्य बर्बाद कर सकता है। और जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों की है या उनके इंडिया गठबंधन में शामिल जो हैं उनकी मानसिकता अनुसार इसके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का काम है और यही मानसिकता इस किसी भी तरीके से सत्ता में आकर देश की अखंडता और संप्रभुता को कष्ट में डालने के साथ ही इसे खत्म करने का काम कर सकती है। इसलिए जो कांग्रेस संविधान की दुहाई देती है, उसने पहले भी संविधान को कई बार नुकसान पहुंचाया है। इसलिए प्रदेश को देश के लोगों को चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करें ताकि यहाँ विकास हो सके और जो सीमा पर यहाँ आतंकवादी घटनाएं होती हैं उन्हें रोका जा सके और देश अपना विकसित राष्ट्र बन सके और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है वह पूरा हो सके। जी बिल्कुल, धन्यवाद आपका बहुत जानकारी के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रशांत। चार बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। न्यूज़ आवर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।